start with the performance of a contract. Before that, we will just have a look on the previous topics. It's like till today, we have studied with some of the basic information related to contract, which deals with the nature of a contract, somewhere related to classification of a contract, some points related to offer, and then acceptance, then parties to enter into the contract. Then that's how we are going to make any contract legal. So for that, हमने कुछ points देखे थे. That is, it should be free. Contract should be with a free consent. There should not be any coercion, misrepresentation, mistake, fraud. Plus, we have also studied about the some rules related to consideration. Then consideration जो है वो लीगल कैसे होगा या फिर इलीगल कैसे होगा, इंक्लूडिंग हमने देखा था लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सम एग्रीमेंट्स विच आर डिक्लेयर्ड वॉइड. नेक्स्ट टॉपिक इज़ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो चल नाउ हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने ये समझा है दैट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल कब होगा, ये चीज़ें हमने अभी तक देखी है. नाउ कॉन्ट्रैक्ट लीगल कैसे होगा, कैसे बनेगा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. तो सो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट तो चलो बन गया. नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट, कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करोगे. इट्स लाइक उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे कराएंगे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा. हु आर गोइंग टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, हु मस्ट परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हाउ. सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस. सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज़ हु मस्ट परफॉर्म, किससे परफॉर्म करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, और यू कैन से दैट कौन परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हु मस्ट परफॉर्म, सो द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म. सो फर्स्ट answer for the first question is the party to the contract must either perform or offer to perform. Means overall there is two situations, that is contract में जो भी contracting parties हैं वो या तो वो perform करेंगी. Of course जो contracting parties होती हैं they are only going to perform. Any third person or any stranger will not come to perform the contract. So it is the very basic information that parties to the contract they must perform. So either they will perform or offer to perform. तो यानी कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खुद परफॉर्म करेंगे या किसी को ऑफर टू परफॉर्म देंगे. सो ऑफर टू परफॉर्म मीन्स ये हम आगे समझेंगे. अभी के लिए बस इतना समझ लो कि या तो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ हैं वो खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे या किसी को दैट इज़ प्रोमिसी को ऑफर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए. क्या देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस को परफॉर्म करने के लिए. अनलेस सच अ परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विथ और एक्यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ दैट, यानी कि टिल देन आपने कोई अलग टर्म्स एंड कंडीशंस में एग्री नहीं किया है तो ये एक जनरल एंड बेसिक रूल होगा. दैट इज पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म. सो जो प्रोमिसेस होते हैं, जो प्रोमिसी के साथ जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, उसमें जो प्रोमिसेस होते हैं दे आर बाइंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर. प्रोमिस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ अ डेथ. किसके डेथ के केस में? प्रोमिसर्स. सो यानी कि अगर ऐसा हो कि प्रोमिसर की डेथ हो जाए बिफोर परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के पहले, तो प्रोमिसर के बदले उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लीगल हेयर्स हैं, दे आर लायबल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट. उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज व्हाट द सेक्शन 37 इज. अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन अपीयर मीन्स टिल देन हमने हमारे एग्रीमेंट के टर्म्स या कंडीशंस में किसी भी अलग तरीके की कोई कंडीशंस अगर नहीं डाली है तो फिर इट मीन्स जो प्रॉमिस हम करेंगे उसके लिए लाइबल हैं प्रोमिसर्स प्लस उनके लीगल हेयर्स
अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशंस अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तक कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन यानी कि आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस और कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई अलग से कंडीशंस नहीं डाली है, देन द बेसिक रूल सेज दैट वी आर बाउंड फ्रॉम दैट। ओके, दैट इज प्रॉमिसर या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई लीगल हेयर। सो देर इज़ वन इलस्ट्रेशन फॉर दैट। सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किसे परफॉर्म करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसर को परफॉर्म करना है या जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं उन्हें परफॉर्म करना है। इन केस ऑफ अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उनका जो लीगल हेयर है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी। इन केस ए ने प्रॉमिस किया बी के पास गुड्स डिलीवर करने के लिए ऑन ए सर्टेन डे on a payment of ₹1000. So before that day A dies. अगर ऐसा हुआ उस दिन के पहले की डेथ हो जाती है, तो now who is going to perform that contract? So A के जो legal representative हैं they are bound to deliver the goods to B, जैसा कि हमने अभी provisions में पढ़ा, and B is bound to pay ₹1000 to the A's representative. A के representative को B को पैसे देने पड़ेंगे और A के जो representative है they are bound to deliver that goods to B. But in case of a personal contracts, that is अगर आप personal contract की बात करूँ तो वहाँ पे ये general rule, ये basic rule applicable नहीं होता, because in case of a personal contract come to an end with the death of contracting parties. contracting parties के death के साथ personal contracts जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के डेथ के बाद भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल हेयर्स रोल में आते हैं, बट इन केस ऑफ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नॉट लाइक सो। कैसे? फॉर एग्जांपल, इट्स लाइक एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके घर के किसी ओकेज़न में आपने किसी पर्सन को एज ए सिंगर अपॉइंट किया, किसी भी सो कॉल्ड सिंगर को, कि आप आइए और मेरे घर के फंक्शन या इस ओकेज़न में आइए और गाना गाइए। इन केस उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो इट इज़ स्पेशल काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसे आपने अपॉइंट किया है गाना गाने के लिए। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बदले क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। दैट इज़ क्या आप बोल सकते हो कि अजय सिंगर की डेथ हो गई तो चलो उसके पापा, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माँ या उसकी बेटी कोई आ जाए उसके बदले गाना गाने के लिए, विद दे आर बाउंड? सो आंसर इज़ नो, दे आर नॉट बाउंड, बिकॉज पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स में वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, बिकॉज दैट पर्सन हैव अ स्पेशल स्किल। तो वो स्पेशल स्किल बाकी सब में नहीं होती है, तो दैट्स वाई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर नॉट बाउंड, और इन केस ऑफ अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर ऑल्सो बाउंड। वी मे ऑल्सो हैव वन एग्जाम्पल फॉर रिलेटेड टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विच सेज दैट, for example, if A promises to paint a picture for the B, A ने B से कहा कि वो उसके लिए पिक्चर पेंट करेगा by a certain day, कुछ दिनों में। हुआ यूँ, till then A ने प्रॉमिस किया B से कि वो उसके लिए पिक्चर पेंट करेगा कुछ दिनों में। अब वो कुछ दिनों में पेंट करने के पहले ही A की डेथ हो जाती है, A dies before that day. So this contract it cannot be enforced either by A's representative or by B, यानी जो B का रिप्रेजेंटेटिव है वो A के रिप्रेजेंटेटिव को, उनके मदर, फादर, चाइल्ड को ये नहीं बोलेगा कि अब आप मुझे पेंटिंग बना के दो। दे कांट वाई? रीज़न इज़ बिकॉज स्पेशल स्किल्स के परफॉर्मेंस में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है ना, जो पेंट कर रहा है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी वो पेंटिंग का ही काम करते होंगे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पेशल स्किल जो किसी एक व्यक्ति को ही आती है, जैसे किसी का गाना गाना या किसी का डांस करना या किसी की पेंटिंग करना। दीज आर द स्पेशल स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। तो या तो वही पर्सन परफॉर्म करेगा या फिर कोई नहीं परफॉर्म करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द पार्टीज हू शुड परफॉर्म द प्रॉमिस। सो फर्स्ट थिंग जो प्रॉमिसर जो है पर्सनली, इन केस ऑफ अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट उसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। इन केस ऑफ इट्स नॉन पर्सनल वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका है तो फिर प्रॉमिसर परफॉर्म करेगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉमिसर हैं, वी हैव अ जॉइंट प्रॉमिसर्स,
तो फिर प्रोमिसर्स जॉइंटली परफॉर्म करेंगे, या फिर प्रोमिसर्स का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एजेंट है या उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई है, तो या तो वो पर्सन परफॉर्म करेगा या फिर एनी थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसर, जैसे प्रोमिसर ने इंस्ट्रक्शन दिया हो वो पर्सन, या फिर इन द केस ऑफ इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्रोमिसर. हियर द टर्म डिसीज्ड मीन्स डेथ, दैट इज जिसकी डेथ हो चुकी है उस प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं. और इन केस ऑफ अ जॉइंट प्रोमिसर्स, अगर एक से ज़्यादा दो प्रोमिसर्स हैं और एक की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा प्रोमिसर है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा. सो दीज आर द सम सिचुएशंस. इट्स लाइक हु मस्ट परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा. ओके, नाउ व्हाट इज़ ऑफर टू परफॉर्म. इट्स लाइक जो ऑफ़र आता है परफॉर्म करने के लिए वो कैसा होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इट शुड बी अनकंडीशनल. अनकंडीशनल होना चाहिए बिकॉज कंडीशनल ऑफर इज़ नो ऑफर एट ऑल. So it should be unconditional. Conditional offer is no offer, and all the parties, it's like the party have option to reject it if there is condition. Next thing is the offer should be made by the promisor or by his legal representative to perform the promise. Of course, either promisor or his legal representative will only perform. Next condition we have, it should be performed at a proper time and specific manner in the agreement. If proper time or specific manner is not mentioned in the agreement, then with a reasonable time we should mention that. Plus it should be performed at the place specified in the agreement or place to be appointed by the promisee. यानी या फिर हम प्लेस ऑफ, जो भी प्लेस एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है, या तो हम उस प्लेस पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे या फिर उस प्लेस पे जहाँ पे प्रोमिसी ने एक्सेप्ट किया. Promisee plus must have a kind of a reasonable opportunity to ascertain the thing offered and whether the performance is on the whole or a part of the contract. It means जो promisee है उसके पास टाइम होना चाहिए, reasonable opportunity होनी चाहिए कि वो चेक कर सके that जो भी चीज़ें उसे ऑफर की गई हैं whether the performance is of whole or a part of a contract. पूरा परफॉर्म करना है या पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, तो promisee must have a reasonable opportunity for ascertaining these points. Okay, so these are the things it deals with the what is offered to perform. These conditions we need to take care during offer to perform. This next we have effects of refusal to accept offer of performance. What is the effect of refusal? Refusal means मना कर देना. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल यानी क्या इम्पैक्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या प्रभाव होगा अगर आपने मना कर दिया टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को अगर मना कर दिया परफॉर्म करने से तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. सो व्हेन द प्रोमिसर हैज़ मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, अगर प्रोमिसर ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बनाया है, दिया है किसको, प्रोमिसी को, एंड द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड और प्रोमिसी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो प्रोमिसर इज नॉट लाइबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. व्हेन द प्रोमिसर हैज़ मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, then the promisor is not liable for the non-performance of the contract. He is not responsible for the same. Plus, thus he also does thereby lose the rights under the contract. So, reason behind this is this means is that first we need to understand that what is offer of performance. If we talk about the offer of performance, तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करने के लिए ऑफ़र को देना. दिस इज़ व्हाट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज. सो वी विल टेक वन एग्जांपल फॉर दैट सो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होता है, इट्स लाइक कि मैंने ऑफ़र दिया बी पर्सन को कि मेरे घर में भाई नल ख़राब है. बी इज़ अ प्लम्बर. आई एम सेइंग टू बी कि मेरा नल ख़राब है, तो प्लीज़ यू कम टू माई हाउस और आप चेक करो कि वो नल उसमें क्या ख़राब है और उसको ठीक करो. तो आई एम एक जो परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट को, इट्स लाइक प्लम्बर जब आएगा और नल को बनाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा. सो आई एम ऑफरिंग टू दैट पर्सन कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, दैट इज़ वो आए और मेरे घर में नल बनाए. सो दिस इज़ एन ऑफर टू परफॉर्मेंस. तो अगर ये ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है
ये ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस अगर हमने जो प्रोमिसी को दिया हुआ है, जो ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी, उसने ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया. इट्स लाइक मैंने कहा आ जाना, पहले उसने कहा हाँ. इट्स लाइक फिर मैं कॉल कर रही हूँ 4 घंटे बाद, ही इज सेइंग आई एम बिजी. नेक्स्ट डे आई एम कॉलिंग, ही इज सेइंग आई एम आउट ऑफ द टाउन. आफ्टर सम मोर डेज आई एम कॉलिंग, ही इज सेइंग कि बिकॉज ऑफ इट्स जस्ट लाइक ही इज गिविंग डिफरेंट रीजंस फॉर नॉट कमिंग. सो अ काइंड ऑफ ये क्या हो जाएगा, ही इज़ रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर. अ काइंड ऑफ इट्स लाइक अब हम पूरे ईयर के 365 डेज तो उसको कॉल करते नहीं रहेंगे. फॉर अ रीजनेबल टाइम विद इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन हम उसको कॉल करेंगे कि वो आके हमारे ऑफर को परफॉर्म करें. बट द थिंग इज इफ ही इज़ नॉट कमिंग कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो इन दिस केस प्रोमिसर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? प्रोमिसी इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वो नहीं आया ना. तो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म नहीं होने की वजह कौन होगा? प्रोमिसी होगा. प्लस प्रोमिसी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. Plus, nor does he hereby lose his rights under the contract. Plus, promisor के किसी भी तरीके के contracts भी lose नहीं होते हैं. So, in this case, he has all the rights and duties, all the rights which are available to the promisor. Okay, because यहाँ पे promisor की कोई भी fault नहीं है. Fault किसकी आ जाएगी? Promisor की. Next we have an assignment of contracts. The term assignment means you may understand that transfer of a contract. If we say about the transfer of contract, then it may be done by the two ways. That is either by the act of the party or by operation of law. By the act of a parties, that is जो भी contracting party हैं वो खुद से act करके transfer कर सकती हैं contract को, या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून के ज़रिए. तो इफ़ वी टॉक अबाउट बाय ऑपरेशन बाय लॉ, सो ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या होता है, दो ही सिचुएशंस में लॉ रोल में आता है. दैट इज़ इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ द प्रोमिसर और प्रोमिसी, और इन केस ऑफ अ इंसॉल्वेंसी. तो यानी कि 2 टाइप्स हो गए. एक तो बाय द एक्ट ऑफ अ पार्टीज़, जहाँ पे पार्टीज़ खुद उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी. सेकंड बाय लॉ, जिसमें 2 सिचुएशंस आती हैं. दैट इज़ लॉ के ज़रिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को असाइन करते हैं तो 2 सिचुएशंस वी हैव. फर्स्ट इन केस ऑफ डेथ, सेकंड इंसॉल्वेंसी. या तो डेथ के केस में या तो इंसॉल्वेंसी के केस में. सो ट्रांसफ़र देखते हैं कैसे क्या होता है. तो ओवरऑल 3 हो गया. बाय द एक्ट ऑफ अ पार्टी, इन केस ऑफ अ डेथ ऑपरेशन ऑफ लॉ में आएगा, प्लस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी दिस पॉइंट ऑल्सो इंक्लूड्स इन ऑपरेशन ऑफ लॉ. सो असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एज ए सेड, इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, देन टू असाइन मीन्स टू ट्रांसफ़र. सो under circumstances, parties may drop out and bring others in their place. ये हो सकता है कोई ऐसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस अराइज हो जाए जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं वो ड्रॉप करके क्या कर सकती हैं, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट को प्ले करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रोल में ला सकती हैं. तो इस सिचुएशन को ही हम क्या कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज ए असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, आपके घर पे कोई फंक्शन या कोई फंक्शन या ओकेजन है जहाँ पे आपने शाहरुख खान को बुलाया डांस करने के लिए. इट्स लाइक यू आर अ सो रिच पर्सन, तो आपने शाहरुख खान को बुलाया डांस करने के लिए. शाहरुख खान ने कहा ठीक है, आई विल टेक 5 करोड़ फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स के लिए 5 करोड़. यू सेड ओके, आई विल पे, यू जस्ट कम. सो ऑन द डे जिस दिन फंक्शन गोइंग ऑन हो रहा था, उसके 3-4 घंटे पहले शाहरुख खान आपको फ़ोन करता है. वो बोलता है आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न आई एम नॉट एबल टू कम. तो अगर वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, बट यू डोंट वरी अबाउट योर इवेंट, अपने इवेंट को लेकर टेंशन मत लो. मैंने 2 से 6 से 7 और यू कैन से 8 से 10 अदर एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को रेडी करके रखा है जो आपके इवेंट में जाएंगे और परफॉर्म करेंगे. तो इट्स लाइक यहाँ पे क्या हुआ, जो पार्टीज़ हैं उन्होंने
ड्रॉप आउट कर दिया बाय ब्रिंगिंग अदर्स इन देयर प्लेस. एंड इफ़ यू आर सेइंग यस यस इट्स ओके, नो इश्यूज, इट्स ओके, आप यू कम फ्रॉम नेक्स्ट ट्रेन, सो टुडे ठीक है, जो भी पर्सन्स आपके पास है, जो भी रिप्लेसमेंट आपके पास अवेलेबल है, आप उसको भेज दीजिए. तो यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उसने क्या किया, कंडीशंस को ड्रॉप आउट किया और किसी अदर, वी ब्रिंग अदर्स इन देयर प्लेस. सो ये क्या हुआ, असाइनमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया. जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट शाहरुख खान के साथ था कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, नाउ वो परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारा, उसके अलावा जो 6 to 7 पर्सनस को अपॉइंट किया था उन्होंने उन लोगों के साथ हुआ. तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र हो गया. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ जो पार्टीज़ होती हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होती हैं, उनके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, फर्स्ट या तो पर्सनल नेचर का होगा, सेकंड या तो इम्पर्सनल नेचर का होगा. इफ़ यू से दैट कि पर्सनल ऑब्लिगेशन है, दैट इज़ जो प्रोमिसेस हैं, अगर पर्सनल ऑब्लिगेशन वाला है उनका काम, सो पर्सनल ऑब्लिगेशन इज़ द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म in its in person promiser must perform it in person मतलब कि आपको खुद ही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा. आप अपने बदले किसी को, इट्स लाइक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एनी अपॉइंटेड पर्सन, या कोई आपका लीगल हेयर है, तो वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता है. ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, इन ए पर्सन, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे आप ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे. सच ऑब्लिगेशंस कैन नॉट बी असाइन. इस तरीके की जिम्मेदारियों को हम असाइन नहीं कर सकते, दैट इज़ हम इस तरीके की जिम्मेदारियों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल टेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी. कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, very simple example, contract to marry plus a kind of a rememberable example. Contract to marry simply means शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर ऐसा डील हुआ है कि ए और बी सो एंड सो डेट पे, सो एंड सो टाइम पे, सो एंड सो प्लेस पे अपने मैरिज को परफॉर्म करेंगे, इट्स लाइक दे विल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ मैरिज. तो जब वो डे अराइज हो जाता है, जब वो डे आ जाता है, तो उस दिन ए ये तो नहीं बोल सकता ना कि सी मैं बहुत ही बिजी हूँ काम में, प्लीज़ आप जाओ और मेरे बदले शादी करके आ जाओ. दिस इज़ नॉट पॉसिबल ओनली, दैट इज़ यू हैव टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट इन पर्सन ओनली, अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी. तो वेयर एज अगर आप इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन की बात करो, दिस इज़ पर्सनल ऑब्लिगेशन वेयर यू ओनली हैव टू परफॉर्म, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. अगर हम इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन की बात करें तो it is assignable, for example, a kind of a death of an individual. Assignment of contract may be by the act of a party or operation of a law. तो ये assignment हो गया. That is sometimes हम किसी और के बदले किसी और को बुला लेते हैं. हाँ, अगर obligation personal वाली है तो आपको in person ही perform करना पड़ेगा. तो वहाँ पे आप अपने बदले किसी और को बुला के या अपने बदले किसी और को अपॉइंट करके काम नहीं चलेगा. सो जैसा कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि असाइनमेंट्स जो है वो फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली कि हम अपने ओन से कैसे ट्रांसफ़र करते हैं. सेकंड कंडीशन वी हैव असाइनमेंट बाय द एक्ट ऑफ अ पार्टी. तो एक्ट ऑफ पार्टीज़ के ज़रिए कैसे कॉन्ट्रैक्ट का असाइनमेंट होता है. सो पार्टीज़ बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट इज़ म्यूचुअल एग्रीमेंट मीन्स एक दूसरे के साथ समझौता करके, एक दूसरे की बातों को एग्री करके, दोनों आपस में बात करके क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड ऑफ देयर ओन विल दे विल ड्रॉप आउट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एंड ब्रिंग इट टू अदर पार्टीज टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ प्रॉमिस. किसी और को लेके आएंगे. फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे इन द केस जब आपने शाहरुख खान को अपॉइंट किया था तो आप प्रॉमिसर थे, शाहरुख खान आपका प्रॉमिसी था. यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टीज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट इज़ उन्होंने आपको कॉल करके बोला कि सो एंड सो डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आई एम नॉट एबल टू द कम. तो आपने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई रिप्लेसमेंट या कोई ऑप्शन है तो आप उससे भेज दीजिए. तो यहाँ पे क्या हुआ, बाय देयर विल, यानी अपनी मर्ज़ी से हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को ट्रांसफ़र कर दिया.
और किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दिया। लेटर ऑन यू कैंट से दैट कि जब दूसरे लोग आएंगे परफॉर्म करके चले जाएंगे, आपका इवेंट बीत जाएगा, तो फिर आप जाने के बाद शाहरुख खान को ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे मैंने आपको बुलाया था तो आप नहीं आए, आपने किसी और को भेज दिया, तो नाउ यू पे कंपनसेशन टू मी फॉर दिस। यू कैंट से, बिकॉज एट द टाइम जब उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट वाई ही इज़ नॉट कमिंग एंड ही इज़ अरेंजिंग सम अदर पीपल्स फॉर यू, उसी टाइम पे आपको उनका वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करके कहना चाहिए था कि नो आई एम गोइंग टू क्लेम कंपनसेशन बिकॉज ऑफ यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो वो तभी क्लेम कर सकता था, और अगर आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करते हो दैट इज़ ठीक है, चलो कोई और आएगा तो भी चलेगा, तो लेटर ऑन यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। तो पार्टीज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या कर सकते हैं, वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस and bring it to the other parties to perform their part of the property. Next we have a agreement by operation of law. Operation of law के ज़रिए कैसे चीज़ें ट्रांसफर होंगी। So first condition is law के ज़रिए if we talk about तो we have two options. First, either in case of death or in case of insolvency. तो अगर आप डेथ की बात करो, दैट इज़ अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो मेन राइट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं दे डिवॉल्व अपॉन देयर लीगल हेयर्स, उनके लीगल हेयर्स पे चले जाते हैं, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे चले जाते हैं, सॉरी, बट नॉट इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पर्सनल नेचर। लेकिन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ अदर और जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा होता है। पर्सनल नेचर में हम लीगल हेयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं जाते हैं, वो आपको इन पर्सन खुद से ही परफॉर्म करना होता है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। नाउ सेकेंड सिचुएशन वी हैव इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो, बैंकरप्ट हो जाए तो, दिवालिया हो जाए तो उसके जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो पास हो जाते हैं किसको, ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर। तो ये जो ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर है दे आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। इट्स लाइक आपने कंपनी लॉ में या कंपनी के बारे में कभी सुना रहेगा कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो जब कंपनी बंद होने लगती है, दैट इज़ वी कॉल्ड एज अ वाइंड अप, दैट इज़ कंपनी का जब वाइंड अप होने लगता है तो कंपनी के पास जितने भी असेट्स होते हैं या कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका हिसाब किताब किया जाता है। तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, हम ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि इंसॉल्वेंट पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आप तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते ना, आप इंसॉल्वेंसी की वजह से एलिजिबल नहीं। तो अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो कंपनी के जो वाइंड अप का प्रोसीजर है या जो फर्दर प्रोसीजर्स है या रिमेनिंग जो वर्क्स हैं वो कौन करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम अपॉइंट करते हैं ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर। तो अगर पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है जिसकी कंपनी है तो उसके बदले जो ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर्स आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। सो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस पास ऑन हो जाते हैं किसके पास, ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर, जिसको भी आप अपॉइंट करो उसके पास चले गए आपके राइट्स, दैट इज ट्रांसफर हो गया। तो दीज आर द रूल्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन से असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वी हैव अ joint rights and joint liabilities. If we talk about the joint rights and joint liabilities, then if there are more than one promisor, अगर promisors जो हैं वो एक से ज़्यादा, promisor अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसे joint promisors कहेंगे। अगर promisee एक से ज़्यादा है तो हम joint promisee कहेंगे। If there are more than one promisor, then we will say joint promisors. If there are more than one promisee,
then we will say, then they are called as a joint promises. तो यानी कि joint promises हो या joint promises हो, उनके क्या rights and liabilities हैं वो देखो. So section 45. Section 45 says when a person has made a promise, अगर आपने promise किया हुआ है to two or more persons jointly, दो या दो से ज़्यादा लोगों से एक साथ, तो यानी कि प्रोमिसर एक है लेकिन प्रोमिसी दो या दो से ज़्यादा है, तो दे आर जॉइंट प्रोमिसीज. सो परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम. परफॉर्मेंस कहाँ रहेगा? प्रोमिसी और प्रोमिसर के बीच में. दैट इज विद इन ऑल द प्रोमिसी, विद ऑल द जॉइंट प्रोमिसी के साथ में ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ्स. In case of death of any one of them, in case of death of any one of them, अगर joint promises में से किसी एक की डेथ हो गई तो फिर जो rights है it rest with the representative of such a persons jointly with the survivor. यानी कि जिसकी डेथ हो गई उसका रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों के साथ ज्वाइंट हो जाएगा जो ऑलरेडी सर्वाइवर है. सो आफ्टर द डेथ ऑफ द last surviving promisee with the representative of all jointly. We will take one example for this. एक एग्जाम्पल देखते हैं. So A in consideration of a 5,000 rupees lent to him by B and C. A in a consideration of a 5,000 rupees lent to him by B and C promises B and C jointly to repay them that amount with the interest on a certain day specified. यानी कि A ने क्या किया, 5,000 रुपये लिया और प्रॉमिस किया B और C को कि मैं आप दोनों को विद इंटरेस्ट ये पैसे वापस कर दूँगा. बट B और C में से B डाइज, B मर गया. तो ये जो राइट टू क्लेम है, जो अमाउंट है उसका जो राइट टू क्लेम है, ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के जो राइट्स हैं इट रेस्ट विद द बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा. तो जॉइंटली विद द सी ड्यूरिंग सीज लाइफ एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सी उसका भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी और सी जॉइंटली दे हैव अ राइट टू क्लेम दैट अमाउंट. तो यानी अगर ए ने बी और सी से कुछ पैसे लिए थे, इन दिस एग्जाम्पल ए और बी ने 5,000 रुपये लिया था, सॉरी ए ने लिया था, बी और सी से पैसे मिला कर लिए थे, दैट इज़ जॉइंटली लिया था. तो ए कौन हो गया? पैसे लिया था उसने, बी और सी से लिया था. तो जिनसे उसने पैसे लिया था दो लोग थे बिकॉज दे वर जॉइंट, तो दैट्स व्हाई वी से जॉइंट प्रोमिसर्स. तो ठीक है, उन्होंने पैसे तो दे दिए बट पैसे देने के बाद बी की डेथ हो जाती है. तो ऐसा तो नहीं कि बी सी में से 5,000 रुपये अगर लिया था, बी की डेथ हो गई तब हमको सी को सिर्फ 2,500 रुपये, ऐसा नहीं है. तो बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर होगा वो रोल में आता है, तो आपको उसको पे करना है. इन केस ऑफ बी के साथ साथ सी की भी डेथ हो गई, इन केस ऑफ एक्सीडेंट दोनों मर गए, तो दोनों के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दोनों भी आपसे वो अमाउंट जॉइंटली क्लेम कर सकते हैं. तो दोनों में से किसी की डेथ उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या दोनों में से दोनों की डेथ तो दोनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दे कैन क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम यू. दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट राइट्स. ये जॉइंट राइट्स के एग्जाम्पल है अंडर सेक्शन 45. नेक्स्ट हम देखेंगे जॉइंट लायबिलिटीज़. यहाँ पे तो जॉइंट राइट्स हो गए कि भाई क्या अधिकार है आपके पास. लायबिलिटी शेज व्हेन 2 or more persons have made a joint promise, then unless the contract intends appear from the contract, all such a persons during their joint lives may fulfill the promise. After the death of any of them or his representative, jointly will the survive or survivor must fulfill all the promise. After the death of the last survivor or representative must fulfill the promise. यानी अगर आप jointly liabilities भी लेते हो and when the persons are 2 or the more persons they have made joint promises, then unless the contrary intentions appear, जब तक कोई दूसरा intention appear नहीं हो जाता till then this will be the rule. So when 2 or more persons make a joint promise, the promisee may, in order to absence of express agreement to the contrary,
compel anyone or more of such a joint promises to perform the whole of the promise under section 43 clause 1. For example, we will take one example for this. If A, B and C are jointly promised to pay D rupees 3000, A, B और C ने एक साथ मिलकर प्रॉमिस किया कि वो D को 3000 रुपये देंगे. D में कंपेल आइदर A और B और C to pay him rupees 3000. In all other words, promises are jointly and severally liable. It's like C जो है वो या तो तीनों को पैसे मांगने के लिए कंपेल कर सकता है, या फिर तीनों में से सिर्फ B को, या सिर्फ A को, या सिर्फ C को. That is jointly and severally they are liable, because jointly and severally in both the manner they are liable. So ये हमारे some points हो गए related to joint rights and joint liabilities. If we talk about time and place of the performance of the contract, then time and place of performance of a contract, of course, they are matter to be determined by the agreement between the parties themselves only. So section 46 to section 50 lays down the rules related to time and place of performance of contract. So अगर हम रूल्स की बात करते हैं, so where no application is to be made and no specific time is specified, अगर कोई specific time हमको specify नहीं किया है तो फिर हम क्या करेंगे? Because time is considered as a essence of the contract. So where no application to be made and no times is specified, so whereby the contract promisor is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified, तो फिर promisee must perform the contract within a reasonable time. This is what the section 46 is. The key word under this section is within reasonable time. If time is not specified, manner is not specified, place is not specified, then within a reasonable time, on a reasonable place, on a reasonable time also. Now the question arises, what is this reasonable time? It's like in a whole contract, reasonable time word is used again and again and again. So what is reasonable time? So actually law is silent on that. In a particular case, it is a question of a fact कि reasonable time क्या होगा. On some special circumstances of the case, कभी कभी किसी केस में रिजनेबल टाइम 2 दिन हो सकता है, किसी में 5, किसी में 50 दिन भी हो सकता है. तो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. हम जो क्वेश्चन हमारे सामने राइज हुआ है या जो केस की जो सिचुएशन और परिस्थिति है, हम वहाँ से जज करेंगे कि रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है. इट इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट दैट कोर्ट विल डिसाइड व्हाट इज़ रीजनेबल टाइम फॉर दैट. सो in a particular case, if a question of a fact, it depends on the special circumstances of the case, the usages of the trade or the intention of the parties at the time of entering into the contract. ये चीज़ें हमको बताती है कि reasonable time क्या होता है. It's like when and what is reasonable time. Simply, reasonable time is not specified or explained in the law. It's like according to special circumstances, situations, according to situation, reasonable time is considered by the judge. It is the discretionary power of the judge. Okay. So ये हो गया कि भाई अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है या फिर प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे. विद दिस with the performance of contract, some points हो गए related to time and place of the performance. Next we have one एक कहावत है, that is time as the essence of a contract. टाइम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस होता है, that is कॉन्ट्रैक्ट की जान होती है. तो अगर आपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं किया
तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि आप परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आपने टाइम पे परफॉर्म नहीं किया तो फिर बाद में परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ द essence of the contract. So when time is for the essence in the contract in which time is of the essence of the contract, if there is failure on the part of the promisor to perform his obligation within the fixed time, the contract or so much of its remains unperformed becomes voidable हो जाते हैं at the option of the parties, at the option of the promisee. यानी कि time is the essence of a contract in which time is of the essence of the contract. If there is failure on the part of a promisee, example देख लेते हैं that how time is the essence of contract. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई ओकेज़न है जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि हम खाना जो है वो हमारे घर पे ही बनाएंगे। तो आप जाते हो भाजी वाले भैया के पास नहीं, उससे भैया जी सो एंड सो भाजी सो वेजिटेबल्स पूरी की पूरी फ्रेश है ना, आप मेरे घर पे शाम को 4 बजे ला के पहुँचा दीजिएगा, बिकॉज वी हैव अ फंक्शन एट आवर होम। तो आप 4 बजे पहुँचा देंगे ना तो हम टाइम पे अपना काम करके कुकिंग कर लेंगे। ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई मैं पहुँचा दूँगा। और 4 बजे ये सेइंग कि या फिर वो 4 बजे नहीं आता है, इट्स लाइक 4 बजे वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है, दैट इज़ विद इन अ रीजनेबल टाइम और विद इन अ फिक्स टाइम, देन द कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वॉइडेबल हो गया। देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। हाउ इट बिकम्स वॉइडेबल, जैसे कि आपने बोला कि भाई 4 बजे आप ला के पहुँचा देना, हमारा जो फंक्शन है वो फुलफ़िल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए हमको 4 बजे ज़रूरत पड़ेगी आपके वेजिटेबल्स की। तो 4 बजे वो नहीं लेके आया, तो अगर वो 4 बजे लेके नहीं आता और आपने इट्स लाइक बर्थडे पार्टी थी या इंगेजमेंट पार्टी थी, तो आपने बर्थडे फंक्शन स्टार्ट कर दी, इंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट कर दी एंड 5 बजे तक आपने वेट किया, 6 बजे तक वेट किया, बट वेजिटेबल्स नहीं आया, तो आपने फंक्शन स्टार्ट कर दिया। इट्स लाइक जब 8-9 बजा और जब खाना खिलाने का टाइम हुआ, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिनर आपको जब प्रोवाइड करना हुआ, तो डिनर प्रोवाइड करने के टाइम पे खाना तो बना नहीं था, बिकॉज जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ हमको चाहिए थी इट वॉज नॉट अवेलेबल बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट वेजिटेबल वाले का था उसने परफॉर्म ही नहीं किया था, उसने आपको टाइम पे ला के दिया ही नहीं था। तो टाइम पे ला के दिया नहीं, आपने 7-8 बजे क्या किया, आप कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना गेस्ट को, तो आपने होटल से ऑर्डर कर दिया या अमेज़ॉन या नॉट अमेज़ॉन, इट्स लाइक स्विगी या जो भी खाने का फूड है हमारे पास ऐप्स हैं, ज़ोमेटो वगैरह, वहाँ से आपने फूड ऑर्डर कर दिया। और फूड ऑर्डर करने के बाद ठीक है चलो सब गेस्ट खा के चले गए। नेक्स्ट डे आपको वो टमाटर वाले भैया का कॉल आता है एंड ही से कि ओ आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ था, मैं मार्केट तो गया था बट वो होलसेल मार्केट में भी टमाटर उतने अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इज़ गोइंग ऑन और बिकॉज ऑफ सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट दैट टमाटो, बट स्टिल आज मुझे मिल गया है। तो इट्स लाइक कल मुझे नहीं मिला था बट आज मुझे मिल गया। तो अगर आप कहिए तो मैं आपको कल ये टमाटर डिलीवर नहीं कर पाया था, आज मैं दे देता हूँ। तो देयर इज़ 2 सिचुएशंस, या तो आप बोलोगे कि नहीं भाई मुझे आपका टमाटर नहीं चाहिए, इवन आपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी नहीं किया, टाइम पे अपने वेजिटेबल्स ला के मुझे नहीं दी, बिकॉज ऑफ विच मुझे सो एंड सो लॉसेस सफ़र करना पड़ा, बाहर से खिलाना पड़ा, घर में खाना मैंने नहीं बनाया, तो जो काम मेरा 5,000 में हो रहा था वो काम मेरा 15,000 का हो गया। तो वहाँ पे आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। अगर आपको कंपनसेशन क्लेम नहीं कर रहा है, इट्स लाइक आपको लगता है कि हाँ वो वेजिटेबल्स हम ले लेते हैं, व्हाट यू विल से, अच्छा ठीक है भैया जी आप डिलीवर कर दो, आफ्टर ऑल 2 दिन के बाद हमारे घर में फंक्शन है फिर से, तो हम तभी यूज़ कर लेंगे। तो इट्स लाइक वॉइडेबल, इट्स लाइक पार्टी हैज़ ऑप्शन, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगा या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। तो पार्टी के पास ऑप्शन है, या तो वो नेक्स्ट डे भी उन वेजिटेबल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे अपने आगे के कामों के लिए, या फिर वो कहेंगे कि नहीं हमको चाहिए ही नहीं, हमारा काम बीत गया, हमारा फंक्शन बीत गया तो हमको नहीं चाहिए। तो व्हाट दे विल से कि हम क्या करेंगे, कैंसिल कर दो, हमको चाहिए ही नहीं, कैंसिल इन कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दिस सिचुएशन इट बिकम्स वॉइडेबल में पार्टी हैज़ ऑप्शन आइदर टू परफॉर्म और टू कैंसिल। तो दैट्स व्हाई वी से कि जो टाइम और ये टाइम इज़ द एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट,
बट अगर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ विद इन अ फिक्स टाइम अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है तो वर्डेबल हो जाता है पार्टी के ऑप्शन पे। इन सच केसेस जो प्रोमिसी है, इफ़ वी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिसर विद इन अ फिक्स टाइम, तो लेटर ऑन ही कैनॉट क्लेम कंपनसेशन। इट्स लाइक मैंने कहा ठीक है भैया जी, कल आप कोई बात नहीं, आप जो आज सर्व करने वाले थे आज तो आप दे नहीं पाए तो एक काम करो कल ले देना। तो इफ़ आई एम सेइंग कि कल ले देना, तो फिर कल वापस से सेम गुड्स को लेने के बाद परसों नरसों 4 दिन के बाद आई कैंट से दैट कि इट्स लाइक कि नहीं, आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, आपने एक दिन डिले किया था, 1 डे डिले हुआ था, मेरा इतना इतना लॉस हो गया था। तो इट्स लाइक अगर आप लेटर ऑन भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, कंटिन्यू कर लेते हो, तो यू कैंट क्लेम कंपनसेशन इन दैट केस। दैट उस सिचुएशन में आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना पड़ेगा, या तो आप एक्सेप्ट ही मत करो। इट्स लाइक आपको कंपनसेशन क्लेम करने का पॉइंट कब मिलेगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, दैट इज़ इट इज़ रिजेक्टेड। हमको आज हमको हमारे टाइम पे नहीं मिला तो हमको चाहिए ही नहीं, बिकॉज हमारा जो मौका था वो तो भी दिया। सो यानी कि कंपनसेशन क्लेम करने का पॉइंट क्या है कि विद इन अ रीजनेबल टाइम विद अ फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ और आपने उसे मना कर दिया आगे फुलफिल करने से या कोई अदर ऑप्शन प्रोवाइड करने से। बट इफ एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिले परफॉर्म्ड ही गिवन नोटिस to the promiser of his intention to claim compensation can do so. In commercial contracts, time is ordinarily of the essence of the contract. अगर आप commercial contracts देखेंगे तो commercial contracts में तो टाइम हमेशा एसेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का। आप देख लो, इट्स लाइक अगर आप किसी आपके घर में शादी है, आप किसी हॉल वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मुझे सो एंड सो डेट पे हॉल चाहिए, तो ऑफकोर्स इट शुड बी अवेलेबल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसे उस दिन वो हॉल को खाली रखना पड़ेगा। अगर उसने नहीं रखा तो इन दैट केस आपको अगर कोई लॉसेस सफ़र होते हैं बिकॉज ऑफ एनी अदर और डिफरेंट रीजन, तो वी कैन क्लेम कंपनसेशन इन दैट इन केस ऑफ अ कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स. So there are still we have some situations where contract is not the essence of it's like time is not the essence of a contract. So in a contract which time is not the essence of the contract, failure on that part, जो promises होते हैं, if they are failure, if they can't perform their contract on time within a reasonable time with a fixed time, then does not make contract voidable. वहाँ पे contract voidable नहीं होता, but the promises entitled to compensation for any occasion if occasion to him by such a failure. So यहाँ पे in case of a time is not the essence of the contract does not become voidable. In case of a time is the essence of the contract, then the contract become voidable. It's like at the option of the party, it will be decided as a whether contract will be continued or it will be cancelled. With this last point ends here. We will have a quick revision of today's lecture. So सबसे पहले हमने डिस्कस किया दैट इज़ who must perform the contract. तो who must perform में आता है भाई, parties to the contract may perform, either parties will perform or promisor will offer to perform for the future. So if you accepted the offer, then either you will perform or you will appoint an agent or any legal representative in case of a death of the promisor. That is in case of a general contracts only. If we talk about in case of a special contracts, then in case of a special contract only that specific person will perform the contract in person. यानी कि वो खुद से ही परफॉर्म करेगा, बिकॉज इन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें हम अपॉइंट करते हैं दे आर स्किल पर्सनस, तो वो जो स्किल होती है वो सिर्फ स्पेसिफिकली उन पर्सनस के पास ही होती है. So in that case, we can't appoint a legal representative or any other person to perform that contract. So it is essential in general contract, the contracting parties or their legal representative or their legal heir or any agent appointed by them, or in case of a special person, that person in person. These are the points जो contract को perform करेंगे. What is offered to perform? It's like what are the conditions we need to fulfill during performing. So first thing that offer it should be unconditional. If there is condition in that, then offer may be rejected by the other party. Plus the offer should be made by the promisor or by his legal representative, not by any third person or any strangers.
It should be performed on a fixed place, on a proper time, with a fixed terms and conditions, within a reasonable time. Plus, it should be performed at the place which is either specified in the agreement or a place which is decided by the promisee. Plus, promisee must have reasonable opportunity to ascertain, that is, whether the things offered, whether the things performed is whole or partly. With this हमने देखा what is the effect of refusal to accept the offer of the performance. So effect is that जो promiser होता है he is not liable for the non-performance of the contract. अगर contract perform नहीं हुआ in this case, that is the offeree ने refuse कर दिया performance करने से, तो offerer उसके लिए liable नहीं होगा. It's like the promiser is not liable for the non-performance of the contract, nor does he thereby loses any rights under the contract. Well, he is not liable only ना, जिसकी liability ही नहीं है वो अपने rights को भी कैसे lose करेगा. नेक्स्ट हमने देखा असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ट्रांसफ़र ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए ओवरऑल वी हैव टू मेथड्स. वन इज़ या तो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. देन फर्दर ऑपरेशन ऑफ लॉ इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज़ ऑपरेशन ऑफ लॉ से अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र करना है तो दैट इज़ आइदर बाय द डेथ ऑफ द पार्टी और बाय इंसॉल्वेंसी. So assignment means to transfer, as I said. So under circumstances जो parties होती हैं they may drop out and bring others in their place. हमने एक example देखा शाहरुख खान का. So this is called as the assignment of a contract. यानी जहाँ पे आप जिस person के साथ आपने contract किया है आप उस contract को drop out कर रहे हो और किसी और के साथ उसके place पे contract में enter कर रहे हो. तो ये भी contract का assignment हुआ, transfer of contract हो गया. जो contract शाहरुख खान के साथ था वो कॉन्ट्रैक्ट हमने ड्रॉप आउट कर दिया और सेम कॉन्ट्रैक्ट को हमने एंटर किया दूसरे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ. दिस इज़ व्हाट द ट्रांसफ़र बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी. ऑपरेशन ऑफ लॉ में हमने क्या देखा कि डेथ की वजह से या इंसॉल्वेंसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांसफ़र हो जाना. जैसे कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो इन केस ऑफ बी की अगर डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रोल में आ जाएगा. यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में था वो कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में हो जाएगा. तो हमने ये क्या किया, बाय डेथ की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ट्रांसफ़र हो गया, बी से सी के पास चला गया. प्लस इन केस ऑफ दैट इज़ ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें तो प्रॉमिसर मस्ट परफॉर्म इन पर्सन ओनली सम कॉन्ट्रैक्ट्स. एक कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी का हमने एग्जांपल भी देखा कि अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हो तो यू कैंट से ए और बी अगर मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे तो बी कैन नॉट से कि टुडे आई एम वेरी बिजी, सी प्लीज़ यू गो और मेरे बिहाफ में आप जाके कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी को परफॉर्म कर दो. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो वो हो ही नहीं सकता. या तो वही कॉन्ट्रैक्ट को ए और बी ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज को परफॉर्म करेंगे या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं किया जाएगा. सो दैट इज़ पर्सनल नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स. इम्पर्सनल नेचर में क्या होता है, हम किसी को भी भेज सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप रेशनिंग के शॉप्स पे जाते हो जनरली, या फिर रेशनिंग के शॉप्स पे जाते हो, या आप इट्स लाइक इन टुडेज़ वर्ल्ड हम ऑनलाइन शॉपिंग्स भी करते हैं. तो जब हम अमेज़ॉन से डील करते हैं या फिर हम फ्लिपकार्ट से डील करते हैं या आप अपने राशन के बाजू वाले शॉप के पास जाते हो और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो किसी भी गुड्स या सामान को मंगाने के लिए, तो वो जो ओनर है वो खुद आपको देने नहीं आता सामान. जैसे कि शॉप वाले जो ओनर्स होते हैं वो खुद सामान को देने नहीं आते, वो सिर्फ एंट्री रखते हैं उनके शॉप पे कितनी सामान है, किसने कितना ख़रीदा, कितना पैसा आया, कितना गया. सामान को पहुंचाने के लिए वो किसी पर्सन्स को रखते हैं. तो वैसे ही नहीं बोलते अरे भैया आप क्यों सामान पहुंचा रहे हो, दुकान आपकी है क्या, आपको बोला क्या मैंने कौन सा सामान चाहिए मुझे. नहीं, व्हाट वी डू, उनका जो भी आदमी सामान को लेके आता है हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि यस वो लेके आएगा और हम कंटिन्यू करेंगे. तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हम किसी और के थ्रू फुलफ़िल कर सकते हैं, कंडीशन को फुलफ़िल कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने जैसे कि देखा बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज़, यानी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होती हैं वो म्यूचुअल एग्रीमेंट आपस में समझौता करके कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रांसफ़र कर सकती हैं किसी और को. डेथ होने पे तो ऑफकोर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे चला जाएगा, बट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता. बिकॉज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, स्पेशल टाइप का स्किल की रिक्वायरमेंट होती है. अब कोई पेंटर है तो उसकी जगह पेंटिंग कोई और नहीं बना सकता. कोई स्कल्पचर है तो उसकी जगह पे वो मूर्तिकार है कोई, उसकी जगह पे मूर्ति कोई और नहीं बना सकता. तो ये जो कंडीशंस है, कोई सिंगर है तो उसकी जगह पे कोई और उस सुर में गाना नहीं गा सकता. दीज आर द स्पेशल स्किल पर्सनस. तो यहाँ पे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रोल में नहीं आते हैं.
इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर नहीं सकते, तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, कोर्ट से ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर्स को अपॉइंट करते हैं जो आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, काम को करेंगे। इट्स लाइक यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट को कितने डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफ़र कर दिया, कभी डेथ के केस में, कभी सॉल्वेंसी के केस में, कभी इन जनरल। जॉइंट राइट्स एंड जॉइंट लायबिलिटीज़ में हमने पढ़ा कि अगर एक से ज़्यादा प्रोमिसर है या एक से ज़्यादा प्रोमिसी है तो वो लोग जॉइंट प्रोमिसर्स या जॉइंट प्रोमिसी कहलाते हैं, और जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद वो जॉइंटली लायबल रहते हैं। अपने राइट्स के लिए भी जॉइंटली उनका राइट्स होता है और लायबिलिटीज़ के लिए भी जॉइंटली वो लोग लायबल होते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट ओनर्स में अगर ऐसा होता है, जॉइंट प्रोमिसर्स में किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑल अदर जो पार्टनर्स हैं वो सब साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। सेम जॉइंट लायबिलिटीज़ में होता है कि अगर सब में से किसी एक प्रोमिसी की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस ऑल अदर प्रोमिसीज वो साथ में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। तो जॉइंट राइट्स एंड जॉइंट लायबिलिटीज़ में हमने पढ़ा कि ऑल टुगेदर दे ऑल आर इट्स लाइक इक्वली रिस्पॉन्सिबल, और अगर उनके केस में कुछ कम ज़्यादा होता है तो भाई कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, जॉइंट लायबिलिटीज़ के केस में जो प्रोमिसेस होते हैं वो इंडिविजुअली भी लायबल हो सकते हैं। इट्स लाइक ABC ने प्रॉमिस किया था 3000 देने के लिए, तो जो प्रोमिसी है वो तीनों से 3000 मांग सकता है, किसी एक से 3000 मांग सकता है, या बाकी के 2 से 3000 मांग सकता है। इन सारी सिचुएशन में से कुछ भी कर सकता है। प्लस हमने देखा टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, अगर टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इफ इट्स मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है। उसके अकॉर्डिंगली नहीं किया, इट इज़ नॉट मेंशन विद इन अ रीजनेबल टाइम। द टर्म रीजनेबल टाइम नॉट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। हम डिटरमाइन कर लेंगे कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। इसमें एक चीज़ और हमने पढ़ी, दैट इज़ टाइम इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो टाइम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस होता है, जान होती है। तो अगर आपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो फिर इट्स लाइक कि कोई ज़रूरत ही नहीं है मतलब परफॉर्म करने की। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअली बट वॉइडेबल होता है। इट्स लाइक एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हैज़ ऑप्शन कि वो एक बार अगर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ विद इन अ फिक्स टाइम, विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल इन दैट सिचुएशन। इफ़ टाइम इज़ नॉट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, बट इफ़ टाइम इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। तो अगर आपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो वॉइडेबल मीन्स पार्टी हैज़ ऑप्शन टू डिसाइड, या तो वो बाद में भी उसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करती है। अगर बाद में वो लेटर ऑन इट्स लाइक उसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करती है तो वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज उन्होंने सेम कॉन्ट्रैक्ट को डिले होते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया। ऑफकोर्स अगर डिले हो चुका है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, नाउ यू वांट टू कैंसिल दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ, तो फिर आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो। ऑन द टॉपिक ऑफ कि फिक्स टाइम या फिक्स ड्यूरेशन या रिजनेबल टाइम, या हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल टाइम था उस टाइम पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके नहीं मिला, दिस इज़ वन ऑफ द ग्राउंड टू क्लेम कंपनसेशन। दैट्स व्हाई वी से टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आपने टाइम पे भैया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो आपको कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है। इसीलिए हम टाइम को कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस कहते हैं, बिकॉज इट क्रिएट्स राइट्स टू क्लेम कंपनसेशन बाय द अदर पार्टी जो भी टाइम पे परफॉर्म नहीं करते। विद दिस आवर टुडेज टॉपिक एंड्स हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एंड ऑल, इंक्लूडिंग सेक्शन 51, 54, इट्स लाइक 51 से स्टार्ट करेंगे। सो we are going to discuss that topics in our next lecture. This lecture I am concluding here.